तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कितने लोग बाहर हैं अभी? 7-8 बाहर है। चलो फिर हम कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे, ठीक है। 5-7। चलो ठीक है, हम कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। हाँ। कल क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, वो लिखा था बेसिकली, सामेल का युद्ध कर लिया था हमने, 1544 वाला ना, कि राजा मालदेव को हराया था मार वाड़ के। ठीक है, तो वो मैं कल बताया था आप लोगों की, बड़ी मुश्किल से वो युद्ध जीते थे। और इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का ताज खो दिया था, ठीक है। तो वो कहानी थी। अब इनका एक और 1544 का हमने लिखा था, वो सामेल का युद्ध, है ना। 1544 का वो था सामेल का युद्ध। और फिर अब लिखते हैं उन ये 1545 वाला युद्ध, ठीक है। लिखना 1545। ठीक है, तो ये 1545 में जो ये युद्ध हुआ है, ये इनका आखिरी युद्ध था। कलिंजर पे इन्होंने आक्रमण किया था। और कलिंजर में कहते हैं कि इस युद्ध में ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और फिर वे बैठ पे थे, और इनकी सेनाओं ने जब कलिंजर के दुर्ग पे कब्जा कर लिया, उन्होंने खबर सुनी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आखिरी अभियान कहते हैं, इसी में इनकी दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई। तो लिखना है इसमें 1545। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया। ठीक है, आप भी लिख लेना, 1545 लिख रहे हैं हम। 1545 का 44 का इस्लामिल के युद्ध लिखा था। 1545 में लिखना, शेरशाह सूरी ने सर कलिंग। सर ज्यादा हाँ, लिखवा दिया आपने। नहीं नहीं, पहला पॉइंट है ये, लिखना 1545 की डेट डालना। और 1544 का कल हमने लिखा था। 1545 में लिखना कि शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में, इस युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हो गए। और इस युद्ध और इस किले को जीतने के बाद, या कलिंजर के किले को जीतने के बाद, कलिंजर के किले को जीतने के बाद, है, कलिंजर के दुर्ग को जीतने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कलिंजर है ये। ठीक है, तो ये आखिरी इनका सैन्य अभियान था, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक राजा बने रहे। ठीक है, तो सूर्यवंश के पहले राजा थे शेरशाह सूरी, इनका वंश स्थापित हुआ था। इनके दूसरे राजा लिख लेते हैं। इनका नाम है इस्माइल शाह। ठीक है, इस्माइल शाह के बारे में लिखेंगे। बेसिकली सूर्यवंश में जो थे ना, जो थे शेरशाह सूरी थे इंपॉर्टेंट, और उन्हीं के अभियान थे। इसके बाद इस्माइल शाह आएंगे। ये कुछ खास नहीं करते, केवल एक उपलब्धि इनकी है। ये पहले शासक थे जिन्होंने सभी कानूनों को लिपिबद्ध किया। पहले ना कानून मौखिक होते थे, जो राजा का आदेश होता था उसके आधार पे। लेकिन उन्होंने सभी कानूनों को लिपिबद्ध कर दिया, जैसे आज के दिन में हमारा आईपीसी सीआरपीसी चलती थी, वैसी। ठीक है, तो ये इनकी उपलब्धि है। और 53 के बाद जब इनकी मृत्यु हुई, तो इसके बाद क्या एक गृह युद्ध वाली स्थिति होगी। इनके रिश्तेदार और इसके अमीर आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे। 2 साल तक ऐसी एक एनार्की वाली स्थिति रही, हर कुछ उथल पुथल था। और इसी का फायदा उठा के 1555 में हुमायूं वापसी कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इनके बारे में। ये एक कमजोर शासक थे। कमजोर शासक थे। ये एकमात्र, या फिर ये पहले शासक रहे हैं, ये पहले शासक रहे हैं जिन्होंने जिन्होंने कानूनों को, जिन्होंने कानूनों को लिपिबद्ध कराया।
कानूनों को लिपिबद्ध कराया। आगे लिखना, इनकी मृत्यु के बाद सर आवाज नहीं आ रही कि आप बोल नहीं रहे? अब आ रही है आपको आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है। ठीक है, तो इस्माइल शाह के बारे में लिख रहे थे हम। इस्माइल शाह के बारे में लिखा कि पहले शासक थे जिन्होंने कानूनों को सर सर इनकी मृत्यु के बाद फिर आपकी आवाज नहीं आई। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि पहले शासक थे जिन्होंने कानूनों को लिपिबद्ध किया। फिर लिखना, इनकी मृत्यु के बाद, इनके मृत्यु के बाद शासन में अस्थिरता आ गई। शासन में अस्थिरता आ गई और दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। और दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। इस इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए, इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए हुमायूं ने अफगानों को हराकर, हुमायूं ने अफगानों को हराकर दोबारा से सत्ता प्राप्त की। दोबारा से सत्ता प्राप्त की। ठीक है, तो ये हुआ था, राजनीतिक रूप से ये हुआ था कि शेरशाह सूरी आए, उनने वंश स्थापित किया। काफी अच्छा शासन उन्होंने 5 साल का किया। और उसके बाद इस्माइल शाह आए जो कि कुछ खास नहीं कर पाए। एकमात्र उपलब्धि उनकी ये रही कि कानूनों को लिपिबद्ध किया। उसके बाद पूरा कमजोर शासक, और इसका फायदा उठाते मई 1555 में वापस कर लेते। ठीक है, तो इनका राजनीतिक इतिहास था। अब हम एक मेन चीज देखते हैं, शेरशाह सूरी के कुछ बहुत सारे सुधार रहे हैं। ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र में गए, व्यापार के क्षेत्र में गए, सैन्य क्षेत्र में गए, तो वो हम लिखेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट, लास्ट में एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, ऐसे ही मतलब नोट में लिख लो बोली। हाँ, इसी सूर्य प्रशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक नोट देना। ठीक है, एक नोट लिख लेना यहाँ पे। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने सूरी में ने दिल्ली में एक नए नगर का निर्माण किया। निर्माण किया और वहां पर, और वहां पर इनका एक फोर्ट है, उसका नाम है पुराना किला। ठीक है, वहां पे पुराना किला भी बनवाया। वहां पर पुराना किला भी बनवाया। भी बनवाया। ठीक है, एक और पॉइंट इसी में लिखना है, लिखना, शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, ठीक है, सासाराम, सासाराम बिहार में स्थित है। मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है।
बिहार में स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो यही ऐसे ही पॉइंट, अगर हुमायूं हुमायूं लिख लिया ना हम लोगों ने, हुमायूं के नीचे एक लाइन में एक पॉइंट लिख लेना, हुमायूं का एक पॉइंट में यहाँ याद आ रहा है। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में लिखना, जैसे इन्होंने पुराना किले बनाया ना, हुमायूं ने एक सिटी बनाई थी दिल्ली के अंदर, उसे दीन पनाह कहते थे। ठीक, तो लिखना हुमायूं के नीचे एक पॉइंट लिखना, हुमायूं ने, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। स्थापना की। और हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बहुत फेमस जगह। आप घूमने नहीं गए कभी? दिल्ली विल्ली घूमा आपने कभी? नहीं गए, नहीं दिल्ली कभी? राजधानी वही हमारी, चले जावे करो कभी। आईएसबीटी से बाहर नहीं गए? अरे यार, ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है। घूमो फिरो, दिल्ली विल्ली जाओ। दिल्ली गए हो आप लोग कोई? एग्जाम देने गए थे बस? ओहो, तो क्या ही घूमे होंगे। आप दिल्ली में कुछ घूमे हो क्या? अच्छा, तो विस्मृति हो गई, याद नहीं, घूम ऐसे भी क्या घूमे जो भूल गए? अच्छा, शॉपिंग के लिए गए होंगे ना आप लोग? क्या सेंट्रल दिल्ली घूमो, मतलब आप लाल किला और वो जो इंडिया गेट वगैरह वो घूमोगे आप? ठीक है, कभी लाल किला वो देखना, कभी कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स देखना, हुमायूं का मकबरा देखना। बहुत अच्छी अच्छी जगह दिल्ली में, बहुत मजा आएगा अगर आप जाओगे। आप तो बस मार्क शॉपिंग करने सरोजनी गए थे? अच्छा, जनपद गए थे। बढ़िया, जूतियाँ अच्छी मिलती है लड़कियों की वहाँ पे, जूतियाँ, कुर्ते। मैं दिल्ली ही रहता था, मैं यही काम करता था। ठीक है, तो बड़ा अच्छी जगह है, दिल्ली जाओगे ना, और हुमायूं का मकबरा वगैरह देखोगे, अक्षरधाम टेम्पल देखना, कितना बड़ा भव्य बना रखा है वो देख। हाँ, बहुत बढ़िया बना रखा है। हाँ, तो ये घूमना, दिल्ली कभी जाओगे ना इतिहास की दृष्टि से। और धौलपुर हाउस, आप यूपीएससी का ऑफिस देखा आपने? यूपीएससी का ऑफिस के सामने दो है, एक नेशनल म्यूजियम है, एक नेशनल आर्काइव्स है। वो देखने, अगर हिस्ट्री से प्यार है, बड़ा मजा आता है। यहाँ पे हड़प्पा काल के छोटे छोटे खिलौने, उसी के बगल में नेशनल आर्काइव्स है। हाँ, उसी के आसपास है। यूपीएससी के सामने, द्वारका में नहीं है, ये यूपीएससी के सामने सेंट्रल सेक्रेटरी के आसपास, शाहजहां रोड पे हो। तो वहां पे नेशनल आर्काइव्स से नेशनल म्यूजियम देखना, पुराने हड़प्पा कालीन छोटे छोटे टॉयज वगैरह दिखेंगे आपको, पुराने वगैरह। हाँ, तो वो। हम्म। अच्छा था। तो वो राष्ट्रीय, वैसे कोई छोटा मोटा संग्रहालय रहेगा, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो तो वहीं पे है। तो बड़ी अच्छी जगह है दिल्ली, कभी घूमने जाओ। और शॉपिंग के लिए तो जन्नत ही है। ठीक है, शॉपिंग के लिए तो जन्नत ही है ना फिर। सस्ता और अच्छा भी मिलता है। आप मीना बाजार जाना दिल्ली में, शादीशुदी होती है, लहंगे खरीदने आती है लड़कियां, तो यहाँ आपको 50-60 हजार का लहंगा मिलेगा, आपको हाफ रेट में मिल जाएगा, और उससे अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो जाना कभी बढ़िया, और खाने के लिए मामले तो और बढ़िया है। ठीक है, चलो। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दिखेगा आपको। जामा मस्जिद, हाँ वही पुरानी दिल्ली इलाका हो गया ना वो सारा। असलम का बटर चिकन और निहारी भी खा लो वहां पे, आपकी कबाब वगैरह, बड़ा मजा आता था। आए आप लोग कहाँ थे इतनी देर तक? अच्छा, कबाब का मुस्कान किया गया, चलो ठीक है। अच्छा, आप भी गायब थे? आपकी आगे से कोई पीछे से, सबका अलग अलग हिसाब है। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं। हमने शेरशाह सूरी के बाद इस्माइल शाह लिख लिया है। अब इनका मैं बताया कि देखो, शेरशाह सूरी जो व्यक्ति था ना, इसने 5 साल में जितने सुधार किए हैं, सभी इतिहासकार एक मत से बोलते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति कोई नहीं था। भारत में एक से एक बड़े राजा आए, लेकिन उन्होंने बड़े लंबे अंतराल तक राज किया, 40-50 साल भी राज किया, लेकिन शेरशाह सूरी ने 5 साल में जो कार्य किए, इसके बराबर कोई कार्य नहीं कर पाया। तो शेरशाह सूरी के लिए बहुत एक्सेप्शनल चीज रही है। ठीक है, तो क्या क्या किया वो देखते हैं। तो लिखना सबसे पहले, सूर प्रशासन है। दिल्ली, दिल्ली में कहाँ पे है? दिल्ली में ना, ये साउथ दिल्ली के आसपास पड़ता है ये। एग्जैक्टली रास्ता तो नहीं बता पाऊंगा मैं ऐसे। साउथ दिल्ली के आसपास पड़ेगा, साउथ दिल्ली के थोड़े जाओगे ना उधर, वहां पड़ेगा।
अब बेहतरीन है, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है, कभी देखने जाओगे ना तो बेहतरीन दिखेगा आपको। ठीक। और बाबर का मकबरा कहाँ है? कहाँ? काबुल, हाँ। उसकी डेथ लाहौर में हुई थी, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये हुमायूं ना बड़ा प्यार करता था अपने काबुल समरकंद वगैरह इलाके से, तो डेथ लाहौर में हो गई थी, उसे फिर उठा के ले गए और काबुल में उसका मकबरा बना दिया, ठीक है। और इसका मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ठीक है। तो इनके मकबरों के क्वेश्चन भी आते हैं। और बताओ मुझे, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा। ताजमहल उसी के ऊपर तो बना है, तो याद रखना, ठीक है। ताजमहल में उन दोनों पति पत्नी की कब्रें है ना, तो मकबरा हो गया एक तरह से। हाँ, वो बंद रहता है। वो जब कोई विशिष्ट वीआईपी आता है तब खोलते हो, और नीचे वही, यार क्या करना, लेकिन फिर भी। पानीपत में किसका है? पानीपत में तो नहीं है किसी का। किसका है? ऐसे तो बहुत छोटे मोटे राजा रहे होंगे। न- नहीं, मुगल में से किसी का पानीपत में नहीं है। पानीपत में मस्जिद वगैरह है, वो सब तो मुझे याद है, पर मकबरा किसी का नहीं है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, ठीक है। हाँ, औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया शायद अभी, तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, तो अब लिखना आप सूर प्रशासन। सूर, सूर प्रशासन। ठीक है। जैसे मैं आपको लिखाता हूँ ना हर बार की, ऊपर से नीचे की क्या किसके बाद होता है, तो वैसे ही लिखाऊंगा, इसके आगे इसके अधिकारी लिखा दूंगा, तो वो याद करना आप, ठीक है। सरकार। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवाइडेड था। राज्य प्रांत में, प्रांत सरकार में, सरकार परगने में, परगना ग्राम में। ठीक है, अब देखना आप लोग समझना, जो स्टेट है इसका हेड तो आपको पता ही है, बादशाह होगा जो शेरशाह सूरी थे। ठीक है, प्रांत का जो हेड होता था वो सूबेदार कहलाता था, एक तरह से सूबे का हेड सूबेदार। ठीक, अब यहां से देखना, सरकार में दो तरह के ऑफिसर थे। एक थे आपके सिकंदर ए सिकंदरान, सिकंदरान। और दूसरे ऑफिसर जो थे यहाँ पे वो थे मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है, दो अफसर थे सरकार में, सिकंदर ए सिकंदरान, मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकंदर ए सिकंदरान क्या काम करते थे, इनके आगे लिखना। ठीक है, सिकंदर ए सिकंदरान क्या थे? ये सामान्य प्रशासन देखा करते थे। सिकंदर ए सिकंदरान देखते थे सामान्य सामान्य प्रशासन। और मुंसिफ ए मुंसिफान देखा करते थे राजस्व प्रशासन एवं न्याय। ठीक है, मुंसिफ मुंसिफान देखते थे राजस्व प्रशासन एवं न्याय। ठीक है, तो ये सरकार का स्ट्रक्चर था। और सरकार इनके टाइम पे लिखी हुई है कि 47 इन नंबर थे, ठीक है। सरकार 47 थे, तो ये याद रखना आप लोग, 47 सरकार थे। और हर सरकार में सिकंदरान और मुंसिफ मुंसिफान इसने नियुक्त किए थे। अब ये देखना आप लोग यहाँ पे ढंग से, ये दोनों ऑफिसर ना लगभग सेम रैंक के होते थे, तो ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस पे काम करते थे। तो शेरशाह सूरी ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि दोनों अपना सर ये अपना काम कर। 47 क्या, एक बार फिर से बता दीजिए 47। सरकार नंबर है, नंबर ऑफ सरकार इज 47, मतलब इनकी संख्या है 47 थी, ठीक है। जैसे हमारे राज्य है ना 28 8 वगैरह करके, ये ठीक है। तो ये दोनों एक समान रैंक के थे और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते थे। तो शेरशाह सूरी ने ये व्यवस्था करके बेसिकली विद्रोह को दबा दिया एक तरह से। कुछ भी विद्रोह नहीं होता, क्योंकि विद्रोह हमेशा ऑफिसर रैंक के लोग करते थे। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे की काट करने में लगे तो विद्रोह नहीं होता था, और बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस तैयार हो गया था, ठीक है। तो सरकार ये थे। अब आते देखिए हम परगना पर। परगना लगभग लगभग 13,000 इन नंबर थे, ठीक है।
और परगना के जो ऑफिसर थे उनका नाम लिखना है ये। एक है शिकदर, दूसरे हैं मुंसिफ, और तीसरे हैं फोतेदार। ठीक है, शिकदर, मुंसिफ और फोतेदार। ठीक है, अब देखना इनके काम भी ऐसे लिख लो। शिकदर फिर से वही सामान्य प्रशासन देख रहा है परगना स्तर पर। शिकदर देखता था सामान्य प्रशासन। मुंसिफ फिर से वही देख रहा है राजस्व प्रशासन एवं न्याय। राजस्व प्रशासन एवं न्याय। और फोतेदार जो है, फोतेदार ये मुख्य खजांची होता था। और फोतेदार मुख्य खजांची। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी यार। ये मुंसिफ है ना, मुंसिफ को कई बार आप अमीन शब्द भी यूज करेंगे। आप इतना जाते नहीं होंगे कलेक्टेड ऑफिस, डीएम ऑफिस जाते हैं आप लोग कभी कुछ काम से? सर खजांची को वित्त एवं लेखा भी बोल अमीन, सकते हैं। क्या बोल रहे हो? खजांची को मुख्य वित्त एवं लेखा भी बोल सकते हैं। वित्तीय क्या, लेखाकार? हाँ, वित्त एवं लेखा मतलब आय व्यय का ब्यौरा रखना नहीं। अकाउंटेंट ना, वो अकाउंटेंट नहीं है, हाँ पैसे सर जी, कलेक्ट कर रहा है बेसिकली, लगान कलेक्ट करके अपने पास रख रहा है। खजांची है, कोषागार अधिकारी मान लो एक तरह से। ठीक है, तो तहसील वगैरह जाओगे, अमीन नाम के एक ऑफिसर मिलेगा। आप तो क्लैरिकल वगैरह ड्यूटी करते हैं, लेकिन उस टाइम पे बड़ा ऑफिसर होता था। ठीक है, बड़े बड़े न्याय के मामले वगैरह देखा करते थे। तो ये परगना स्तर पे था। ग्राम स्तर पे भी दो अधिकारी हैं। ठीक है, इनके नाम लिखना आप। एक है मुकद्दम और दूसरे हैं, आप जानते होंगे, पटवारी। ठीक है, मुकद्दम, दूसरे हैं पटवारी। मुकद्दम क्या करते थे, मुकद्दम लिखना आप। मुकद्दम का कार्य था राजस्व एकत्र करना। राजस्व को एकत्र करना। पटवारी का काम था राजस्व का लेखा जोखा रखना। तो पटवारी अकाउंटेंट टाइप का था, पूरा लेखा जोखा पटवारी रखा करता था। ठीक है, तो ये इनका एक पूरा एक पैटर्न ये था। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बना था, राज्य प्रांत सरगना परगना ग्राम। और ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, और ये इनके ऑफिसर नियुक्त थे, और काफी अच्छी व्यवस्था थी। इसने शेरशाह सूरी ने ये व्यवस्था भी कर रखी थी कि किसी एरिया में अगर कुछ हो गया ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, तो वहां पे जो पुलिस वगैरह होगी उन सबको दंडित करके सस्पेंड कर देता था, जेल वेल भेज देता था। तो बहुत बढ़िया इसकी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये सब व्यवस्था जो इसने की है, इतना अच्छी व्यवस्था। और जो ये एक ही स्तर के दो अधिकारी परगना और ग्राम सरकारी स्तर पे नियुक्त कर रहा है ना, ये बहुत मास्टर स्ट्रोक था एक तरह से। ठीक है, बिल्कुल आप कोई विद्रोह नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, और दोनों भलाई के लिए काम करते थे। क्योंकि अगर कोई भी ऊपर नीचे काम कर रहा है तो सस्पेंड वगैरह ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये सूर्य प्रशासन था। ठीक है, अब इनका लिखते हैं राजस्व प्रशासन थोड़ा। देखिए, भू राजस्व की बात करें तो ये बताना कौन सुल्तान था जिसने भू राजस्व जमीन को नापने के बाद लिया था? गज सिकंदरी, हाँ, किसका था? अच्छा, सिकंदर लोदी का। गज सिकंदरी था ना, उसने नापने की शुरुआत की थी। देखो, ये भी और भयानक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, वो व्यवस्था अपना के रखता है। एक गज ए सिकंदरी जो है ना, उसी आधार पे जो मेजरमेंट की यूनिट थी गज ए सिकंदरी, उसी आधार पे भूमि को नापता था। ठीक है, फिर क्या किया उसने, भूमि नाप ली। भूमि नाप ली, जयपुर किसान उसकी पूरी भूमि नाप ली। अब देखो, अगर आप खेती वगैरह का थोड़ा जानकार हो तो आपको ये पता होगा कि खेती की जो भूमि है, हर जगह एक जैसा प्रोडक्शन नहीं होता। कुछ खेत आपके होंगे जो बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन देंगे, कुछ आपके थोड़ा बहुत प्रोडक्शन देंगे, कुछ बंजर टाइप के होंगे। ठीक है, तो शेरशाह सूरी इससे अवगत था। तो इसने क्या किया, भूमि को तीन भाग में बांट दिया, सारी भूमि को। एक होती थी अच्छी भूमि, ठीक है, एक होती थी मध्यम भूमि या मध्यमा, और एक होती है निम्न भूमि।
ठीक है। अब देखो इससे पहले क्या होता था, जो इनके सरकार के ऑफिसर आते थे, अच्छी हुए मान लो एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 100 किलो चावल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 60 किलो, और यहाँ पे हो रहा है 20 किलो। ठीक है, तो 180 टोटल हो रहा है। तो अब क्या, पहले टाइम पे सरकारी अधिकारी आते थे, अच्छी मूव देखते थे कि 100 किलो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो 1/3 मतलब 33 किलो में आप दे दो। मतलब 1/3 मतलब कि 100 बीघा हो गई, और इसका 33 बीघा हो गया, परसेंट हो गया। अब इसका प्रोडक्शन नहीं देख रहा हो, लेकिन इसका भी 1/3 इसी के हिसाब से लेता था। तो 33, 33 और 33, तो मतलब 99 किलो आपको टैक्स देना है, बल्कि 180 आप पूरा प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है। लेकिन शिवशाह सूरी ने कहा ये बुरी है, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छी, मध्यम और निम्न, तीनों का प्रोडक्शन टोटल करो, कितना है 180, इसका 1/3 कर दो, तो इसका 1/3 हो गया 60। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी। जो किसान पहले 99 किलो दे रहा था, अब 60 किलो दे रहा है, तो राजस्व से घट टाइप किया गया, उसके लिए अच्छी चीज हो गई, क्योंकि अब सारा का टोटल करके 1/3 आ रहा है। ठीक है। और इसकी इस व्यवस्था को बोला जाता था रे व्यवस्था। ठीक है। रे व्यवस्था, इस व्यवस्था का नाम था, राजस्व प्रशासन का नाम रे व्यवस्था था। और इसने दो रिकॉर्ड भी लाए, एक था पट्टा और दूसरा कबूलियत। ठीक है। पट्टा और कबूलियत में क्या हो रहा है देखो, पट्टा जो है बेसिकली, पट्टे में इसका किसान का पूरा लेखा जोखा होता था, कितनी भूमि है इस पे। ठीक है, आप सुनते हो एक वर्ड चलता है पट्टी, खास पट्टी की जमीन है ये, तो यहीं से सारे टर्म आए। ठीक है। तो शेरशाह सूरी के जो काम उसने किए वो आज भी प्रचलित है। अमीन देखो, पट्टी देखो, पटवारी देखो, सब आज भी चले आ रहे हैं। तो पट्टे में क्या था कि उसकी कितनी भूमि है, कितनी भूमि का मालिक हुआ है, ये रिकॉर्ड रहते थे। अब कबूलियत में उसके भूमि के राजस्व संबंधी रिकॉर्ड, कि कितना प्रोडक्शन इस साल में कर रहा है, कितना राजस्व दे रहा है, किस किस भूमि में कितना कर रहा है। यहाँ पे इस वाली उसमें, ये तो अपनी जमीन है। हाँ, ये तो अब सर इसको नोट करें, अभी मैंने नोट नहीं किया है। अभी लिखाऊंगा मैं आपको। क्या बोल रहे हैं आप? आजकल की जो पट्टी की जमीन है ना, वो बेसिकली सरकारी हो गई एक तरह से। वो पट्टी की जमीन बोलते हैं ना, कि पट्टी की जमीन है, मतलब सरकारी जमीन है, घेर घेर के कब्जा कर लिया आपने सब चीजें। और पहाड़ में, अगर आप पहाड़ पे हो तो आप वहां पे एक शब्द सुनेंगे, खास पट्टी। ठीक है। तो खास पट्टी बेसिकली, हाँ, जगह नहीं, वो समूह का ना सबसे मेन जो रेवेन्यू वाला इलाका था, तो खास पट्टी की जमीन वो हो जाती थी। कई लोग ना हमारे गांव में, जैसे हमारा गांव पहाड़ में, तो वो खास पट्टी में आता है। तो वो बड़े प्राउडली, मेरे बड़े भाई लोग, ताऊ जी चाचा लोग बोलते हैं हम खास पट्टी के हैं, कि हमें स्कूल वाले टीचर पकड़ते थे कि क्यों इतना शैतानी कर रहा है, कि अच्छा खास पट्टी का है, तभी फैल रहा है। तो ये सब चलता था। ठीक है। तो ये अलग अलग हुए हैं यहाँ पे पैमाने। ठीक है। तो इनका राजस्व प्रशासन लिखते हैं, तो लिखना आप लोग इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। वो राजस्व अधिकारी आके ये तीनों तरीके जमीन में डिवाइड करते थे। देखिए उस समय भूमि बहुत ज्यादा होती थी, ऐसा नहीं कि किसी में 1 बीघे के प्लॉट में खेती कर रहा है। भूमि होती थी कई 100 बीघा, एकड़ों में भूमि होती थी। तो भूमि की ना रेंज कर रही है। अब देखो कोई नदी जा रही है, अगर नदी से वो भूमि शुरू हो रही है, आगे तक जा रही है, तो नदी के बगल वाली बहुत फर्टाइल होगी, क्योंकि आप आ रही है खाद। और जितना दूर जाओगे आप, वो थोड़ा खराब होती आएगी, तो उस हिसाब से उसका डिवीजन करते थे। 1 एकड़ में, जहां तक मुझे पता है अलग अलग होता है यहाँ पे। कितना, 20? मैं तो 2.5 बीघा बोल रहा हूँ शायद। 1 एकड़ में देखो, 1 एकड़ जो पैमाना है, दैट इज 100 मीटर इंटू 100 मीटर। ठीक है। 100 मीटर इंटू 100 मीटर एक एकड़ होता है। हेक्टेयर जिसे बोलते हैं। अब ये अलग अलग है, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में 2.5 है, कहीं में 3.5 है, कहीं में 4.5 है, तो अलग अलग होता है। 250 बिस्वा? नहीं नहीं, बिस्वा तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। बिस्वा का नाम ही इसलिए आया ना, 1 बीघा मतलब बिस्वा, एक बिस्वा, 1/20 हिस्सा ऑफ बीघा। हाँ, बिस्वा, आप यूपी में शायद बिस्वा, ये पर बिस्वा, बिस्वा उसका नाम, बिस्वा। ठीक है। तो इसे लिखना आप लोग। क्या लिखा भी, लिखा कुछ, लिखा शेरशाह सूरी ने, ट्रिपल एस ने, शेरशाह सूरी ने भूमि को नापने के लिए, भूमि को नापने के लिए गज ए सिकंदरी को, भूमि को नापने के लिए गज ए सिकंदरी को भूमि का मापक बनाया।
भूमि का मापक बनाया, उसने भूमि को उसने भूमि को 3 भागों में विभक्त किया, 3 भागों में विभक्त किया। ये वही है, अच्छी, मध्यमा और निम्न, अच्छी, मध्यमा और निम्न। इन भूमि में हुए कुल उत्पादन का इन भूमि में हुए कुल उत्पादन का कुल उत्पादन का 1/3 1/3 इन भूमि में हुए कुल उत्पादन का 1/3 वह 1/3 वह भू राजस्व के रूप में प्राप्त करता था। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं, इन भूमि में हुए कुल उत्पादन का 1/3 वह भू राजस्व के रूप में प्राप्त करता था। आगे लिखना, उसने भूमि के लिए कुल 2 रिकॉर्ड भी तैयार किए या फिर 2 दस्तावेज भी तैयार करवाए। भूमि के लिए 2 दस्तावेज भी तैयार करवाए। पहला लिखना पट्टा, पहला लिखना पट्टा, पट्टा में लिखना इसमें इसमें किस किसान की कितनी भूमि है, किस किसान की कितनी भूमि है उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है, दूसरा लिखना कबूलियत, कबूलियत में लिखना इसमें इसमें भूमि में हुई कुल उपज, भूमि में हुई कुल उपज और राजस्व संबंधी आंकड़े रखे जाते थे। भूमि में हुई कुल उपज एवं राजस्व संबंधी आंकड़े रखे जाते थे। इसके नीचे लिखना, दोनों लिख लिया हमने, ये रिकॉर्ड या फिर ये दस्तावेज, ये दस्तावेज फारसी, ये दस्तावेज फारसी एवं वहां की स्थानीय भाषा में रखे जाते थे। में रखे जाते थे। आगे लिखना, इसके अतिरिक्त शेर शाह सूरी ने इसके अतिरिक्त शेर शाह सूरी ने आपदा राहत निधि के लिए आपदा राहत निधि के लिए अस्तर नामक एक कर भी लगाया। ठीक है, अस्तर नामक एक कर भी लगाया। एक कर भी लगाया। आगे लिखते एक लाइन जोड़ लगा उसमें, शेरशाह सूरी के शेरशाह सूरी के या शेरशाह सूरी की लिखना, शेरशाह सूरी की
इस राजस्व व्यवस्था को रे व्यवस्था भी कहा जाता है। शेषा सूरी की इस राजस्व व्यवस्था को रे व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके राजस्व सुधार थे, तो हमने इसके प्रशासनिक सुधार और राजस्व सुधार देखे। अब लिखते हैं इसके कुछ सैन्य सुधार। ठीक है, थोड़े से इसमें बस 2-4 पॉइंट लिखना है। इसमें लिखना आप लोग ट्रिपल एस ने या शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने सैनिकों की सीधी भर्ती शुरू की। सीधी भर्ती शुरू की। उसने विभिन्न स्थानों पर, उसने विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां नियुक्त की। टुकड़ियां नियुक्त की जो कि जो कि जो कि आज की कैंटोनमेंट व्यवस्था के समान है। क्योंकि आज जो हमारी कैंट व्यवस्था चलती है वो भी शेरशाह सूरी के टाइम से हमने ली है एक तरह से। कैंट व्यवस्था पता है आपको? कैंट बोर्ड होता है ना, पता है आप लोगों को? कैंट नाम सुना आपने? देखा हुआ है गढ़ी कैंट है? आर्मी का कैंट होता है ना, कि कैंट व्यवस्था देखो ब्रिटिशर्स ने फॉर्मल रूप से लीगलाइज की थी। उन्होंने क्या किया, विभिन्न इलाकों में सेनाओं की तैनाती की। ठीक है, उसमें पुलिस व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो जगह जगह उन्होंने कैंट बना दिया। कैंट में सैनिक होते थे, वहां आपस की जो वहां पे स्थिति थी उससे नियंत्रण करते थे। और एक फायदा था कि कहीं भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहां पे सेनाओं की टुकड़ी एकदम से नियुक्त की जा सकती है। ठीक है, मोबिलाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक है, तो ये इसकी समान है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने भी ऐसी व्यवस्था की थी। ठीक है, बहुत कड़ा नियंत्रण था जो कि आज की कैंट व्यवस्था के समान है। एक चीज और जुड़ना इसमें, एसएसएस ट्रिपल एस द्वारा शेरशाह सूरी द्वारा दाग एवं चेहरा प्रथा, दाग एवं चेहरा प्रथा को दोबारा से अपनाया गया। दाग एवं चेहरा प्रथा को दोबारा से अपनाया गया। ठीक है, दोबारा से अपनाया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी सैन्य सुधार थे। ठीक है, दाग व्यवस्था क्या थी, किसने शुरू की थी दाग और चेहरा? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े पे क्या होता था उसका फायदा? अच्छी नस्ल का घोड़ा। ये कहाँ रिक्रूट होता? सेना में। दाग भाई जब भी सोने घोड़े की मंडी लगी, वहां पे दाग देते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा है, सीधे सेना वाले उठा के ले आते थे। चेहरा प्रथा क्या थी? चेहरा या हुलिया एक बात है, क्या होता था उसमें? पहचान की, बेसिकली सोल्जर का रिकॉर्ड रखा जाता था। उस समय सोल्जर सैलरी लेके भाग जाते थे ना, पता नहीं चलता था कौन कहाँ गया। तो उसने पूरा घर का पता वही है सब, कि कुछ निशानी है। फोटो तो खींच नहीं सकते किसी के, यार उस समय सब मार पिटाई करते थे, किसी के फेस में कट, किसी में कुछ कट। तो उनका पूरा चेहरा और जो भी उसका वो था ना, कि क्या क्या निशानियां है, कि भाई जब सेना युद्ध होगा तो उठा के ले आएंगे घर से, अगर आए नहीं तुम लोग। तो वो ऐसे व्यवस्था की थी। ठीक है, तो वो उसके थे दाग उससे, तो इसने शुरू किया। ठीक है, तो ये सैन्य सुधार थे। ठीक है, अब लिखना है इसके व्यापारिक सुधार लिख सकते हो, या व्यापारिक सुधार लिख लो चलो। ठीक है, व्यापार के स्तर पे भी इसने काफी सुधार किए। ठीक है, अब देखो व्यापार में इसने क्या सुधार किए। इस समय व्यापार बहुत अच्छे स्तर का होता था, तो इसने व्यापारियों के लिए भी बहुत सुधार किए। इसने पहली बात 3 बहुत बड़ी रोडों का निर्माण किया ताकि व्यापारी आते बहुत इजीली आते जाते हैं।
ठीक है, पहली रोड, एक रोड आपने सबने सुना होगा, कौन सी हो? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, हिंदी में है? ग्रैंड ट्रंक रोड ही बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता है बोलते हैं, कुछ और बोलते होंगे। है? वो तो ग्रैंड को, बड़ी ट्रंक को सूंड कर देंगे। ठीक है, तो चलो जो भी है, उसने तीन, बेसिकली ना उसने हाईवे निर्माण कराए, जो आज के हाईवे है ना। ठीक है, इसलिए शेरशाह सूरी को बोलता है, अपने सोच से बहुत आगे का व्यक्ति था। देखो उस टाइम पे उसने हाईवे वगैरह बनाए। एक हाईवे उसने बनाया बेसिकली, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि पेशावर को सोनारगांव से जोड़ता है, पाकिस्तान को बांग्लादेश से। ये उसने आगरा से जोधपुर का रोड बनाया। ठीक है, एक लाहौर से मुल्तान, तीन बड़ी बड़ी रोडें बना दी इसने। अब देखो इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी कि व्यापारी किसी एक पॉइंट से आ रहा है तो बी तक जाने के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनके लिए उसने क्या किया, जगह जगह सराय बनाए। ठीक है, मतलब एक सराय यहाँ पे बनाया, ये सराय बनाया। तो सराय बेसिकली वो स्थान होता था जहाँ पे ये रुक सकते थे। और यहाँ पे ना रुकने के बाद थोड़ा पानी पुनी खान पान ये सब हो जाता था। ठीक है, और वहां पे सैन्य व्यवस्था भी होती थी कि कोई ठग या लूट वगैरह ना आ पाए। ठीक है, तो इसके कारण एक और फायदा हुआ कि आज के दिन देखते हैं कि भारत में बहुत सारे कस्बे हैं। ठीक है, कस्बे समझते हो आप, कस्बा क्या होता है? कस्बा बेसिक गांव, और गांव सर देखते कस्बा वो होता है, सर कस्बा वो होता है जैसे गांव में कुछ फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन कस्बा में सब कुछ मिलेगा, मार्केट का सामान है, सब कुछ, मतलब हर जरूरतों का सामान पूरा होता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो कि बेसिकली कस्बा गांव और शहर के बीच का एक इलाका हो गया। कि कस्बा क्या हो गया, कस्बा थोड़ा डेवलप होता है, एक बड़े अच्छा मार्केट वगैरह होगा। ठीक है, वहां पे एक स्कूल वगैरह भी होंगे, हो सकता है कॉलेज वगैरह भी हो जाए। तो जो कस्बे की अवधारणा है ना, यहीं से आई। अब यहाँ पे सराय आए तो व्यापारी रुकने लगे, व्यापारी में पैसा वो सब बढ़िया होता था। सराय काले खां, देखो सराय होता ही ये था कि ऐसी जगह जहाँ पे व्यापारी आके रुके। तो सराय उस नाम पे पड़ा है, काले खां मेरे ख्याल से कोई संत वगैरह थे, उनके नाम पे रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हुआ कि अब सराय यहाँ पे बने, तो जब व्यापारी आए, इन पे मल्ला होता था व्यापारी में खूब बढ़िया। ठीक है ना, खाने पीने की व्यवस्था, सोने की, सब चीजें व्यवस्था, तो आसपास में छोटे छोटे मार्केट का निर्माण हो गया। और वो आधुनिक काल में आज वहां पे कस्बे टाइप के बन गए। तो जो अधिकतर कस्बे जो बड़े हैं घनी आबादी में, तो वहां पे कभी ना कभी कोई सराय हुआ करता था, उसके आसपास सेंटर स्थापित हुए। ठीक है, तो उसने ऐसी व्यवस्था की तो बहुत बढ़िया, इससे व्यापार और वाणिज्य बढ़ने लगा। और ये भी इसका एक बहुत अहम सुधार रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना आप लोग। ट्रिपल एस ने व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए तीन बड़े राजमार्गों का निर्माण किया। निर्माण किया, पहला लिखना ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण किया। पहला है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड है, ब्रैकेट में लिखना पेशावर से सुनारगांव। ठीक है, वैसे अब ये बड़ी होगी छोटी हो गई कुछ नहीं, लेकिन मोटा मोटा लिखो, पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, सुनारगांव बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, पेशावर से सुनारगांव। दूसरे बड़ा राजमार्ग लिखना आप, आगरा डैश जोधपुर डैश चित्तौड़, मतलब आगरा जोधपुर चित्तौड़, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ जा रहा है। हाँ, दूसरा राजमार्ग, आगरा जोधपुर चित्तौड़, ये तीन राजमार्ग लिख रहे हैं ना हम लोग। तो पहला तो बना आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, दूसरा बना आगरा से जोधपुर, जोधपुर से चित्तौड़। इसका नाम नहीं है, ये रास्ता था। ठीक है, ये भी जब इसने रोड बनाई थी पेशावर से सोनारगांव, तब उसने थोड़ा ना अंग्रेजी नाम रखा था शेरशाह सूरी ने, इसका नाम आज से ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजी नाम है ना, अंग्रेजों ने रखा बाद में आके। आगरा जोधपुर चित्तौड़, और तीसरा जो हाईवे है वो लिखना आप, लाहौर मुल्तान, लाहौर से मुल्तान को कनेक्ट कर रहा है। लाहौर से मुल्तान। ठीक है, आगे लिखना, पैराग्राफ बदल के लिखना आगे। उसने
इन राज इन राजमार्गों पर इन राजमार्गों पर इन राजमार्गों पर जगह जगह सरायों का निर्माण कराया, या फिर जगह जगह राजमार्गों पर जगह जगह व्यापारियों की सहूलियत के लिए सरायों का निर्माण करवाया। व्यापारियों की सहूलियत के लिए सरायों का निर्माण कराया। आगे लिखो। उसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक सुधार भी लागू किए। मौद्रिक सुधार, मुद्रा वाले जो होते हैं, हाँ, मौद्रिक सुधार भी, क्या लिखा मैंने अभी, देने के लिए मौद्रिक सुधार भी लागू किए। इसके तहत ट्रिपल एस ने इसके तहत ट्रिपल एस ने एक सार्वभौमिक मापक को अपनाते हुए इसके तहत शेरशाह सूरी ने एक सार्वभौमिक मापक को अपनाते हुए सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों को जारी किया। जारी किया, जारी किए, बल्कि चांदी के सिक्के, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों में सबसे प्रमुख इन सिक्कों में सबसे प्रमुख रुपया था। ठीक है, जो हमारी करेंसी आज भी रुपया है, वो शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। ठीक है, रुपया था, जो कि इसे ऐसे लिखना, देखो, 1 रुपया जैसे अब 100 पैसे के बराबर होता है ना, तो उस समय 1 रुपया जो था, पहली बात रुपया था चांदी का। ठीक है, चांदी का सिक्का था रुपया। ये 64 दाम के बराबर होता था। ठीक है, दाम क्या होता है? दाम तांबे का सिक्का था। ठीक है, ये मेजरमेंट था। एक चांदी का रुपया इक्वल टू 64 तांबे के दाम। मैंने बताया सोने, चांदी और तांबे के सिक्के हो रहे हैं। आप सिक्के का, आप जानते हैं, एक सिक्का दूसरे से एसोसिएटेड होगा, कि 1 रुपए में 100 पैसे होते थे, है ना? पहले ऐसा होता था ना, 1 रुपए में 4 चवन्नी होती थी, 2 अठन्नी होती थी। आपने देखी चवन्नी, अठन्नी वगैरह देखी आप लोगों ने कभी? यस सर देखा है। हम लोग के टाइम पंजी भी चलती थी, और सर हाँ, दस्ती भी, बिस्सी भी, और फिर 4 आना आता था, और फिर अठन्नी आती थी, और हाँ, उससे फिर रुपया जी, 50 पैसा भी होता था सर जी। 50 पैसे। आप लोगों ने तो क्या यूज किया होगा आप लोगों ने? ठीक है, तो हाँ, हमारे टाइम पे ना दस सर पैसे सर की मैं नहीं सर मैं 80 की पैदाइश हूँ, उस समय चलता था, बाद में ये बंद हो गया। तो आप नहीं अब यूज तो किया होगा, बच्चे नहीं जानेंगे जी, अब बच्चे नहीं जानेंगे। ये नहीं जानेंगे। तो आप लोग भी देखना कभी, तो वो क्या होता है, सिक्के एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे था। देखो, सोने का सिक्का है तो सबसे महंगा तो वही होगा। ठीक है, फिर चांदी का, फिर तांबे का। तो एक मापक होता था कि 1 रुपया जो कि चांदी का बना है, वो 64 दाम का होता था, तो ये तांबे का बना होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली दोनों के बीच का रिलेशन था। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके आगे एक लास्ट लाइन लिख लो। ठीक है, ये नोट में लिख लो, बल्कि ये सारी जो व्यवस्था है ना, इसके राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, मौद्रिक सुधार, व्यापार सुधार, ये सारी जानकारी हमें किताब से मिली है। उस किताब का नाम लिखना, इसमें लिखना, ट्रिपल एस के प्रशासन की जानकारी हमें ट्रिपल एस के प्रशासन की जानकारी हमें तारीख ए शेरशाही से प्राप्त हुई है। तारीख इस शेरशाही से प्राप्त हुई है, जिसके रचनाकार अब्बास खान सरवानी
जिसके रचनाकार अब्बास खान सरवानी है। अब्बास खान सरवानी है। क्लियर इतना? तो ये आपके कौन थे? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो ये हमारा शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड खत्म होता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शूर प्रशासन है, बेसिकली जो हमने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महान चीज उस समय की थी है। देखिए कैंट व्यवस्था जो उसने की थी आज भी है, रुपया इसने लाया था आज भी है। ठीक है, सराय ये लेके आया था, उसके बाद में कस्बे बन गए। तो सारी व्यवस्था जो लाया था ना, सबका सारोकार इससे है। ठीक है। सर इसी एक चीज पूछना है, मुझे हाँ, थोड़ा समझ में नहीं, उस समय नहीं टोकी। सर ये दाग और चेहरा प्रथा में आपने जैसे बताया कि जो सैनिक थे पैसे लेके चले जाते थे, तो सर उनका भी चेहरे में स्पॉट बनाते थे क्या? ये थोड़ा क्लियर। स्पॉट नहीं बनाते थे ना उस समय, लोगों के चेहरे में कुछ ना कुछ मार्किंग होती थी। ठीक है, अब तो आप देखोगे ना आजकल के लड़के जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वगैरह, बिल्कुल साफ चिकने गोरे चिट्टे, बिल्कुल ऐसे होते हैं कि भाई फैक्ट्री मेड है ना। पहले के देखना, किसी की आंख फूटी हुई, किसी के दाग पड़े हुए, किसी के दांत नहीं है, किसी के बाल झड़ गए। ठीक है, तो वैसे उसे कुछ ना कुछ मार्किंग होती थी पुराने लोगों पे। तो वो मार्किंग नोट कर ली जाती थी कि भैया ऐसे ऐसे मार्किंग है इसकी, और फिर आगे देखेंगे जब पकड़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो वो दाग प्रथा होती थी, चेहरा प्रथा होती थी। ठीक है। सर एक चीज और पूछना है, जैसे कि सर अभी गवर्नमेंट जॉब में आप जाइए, प्राइवेट का तो नहीं जानते हम, तो सर उसमें भी भरना पड़ता है फॉर्म कि आपके शरीर में कोई निशान है, चिन्ह है क्या, ये वहीं से लिया गया है क्या? नहीं सर वहां, ऐसा मांगते हैं जी कि कोई दाग हो या कोई स्पॉट हो बॉडी में तो बताना पड़ता, लिखना पड़ता है। देखो वहां से लिया गया, पर ये अब चलता नहीं है, क्योंकि अब तो आपके बायोमेट्रिक्स है ना, आपके उंगलियों के निशान वगैरह हो जाते हैं सब कुछ। नहीं नहीं सर, 15 साल पहले तो पहले तो ऐसा हमने भरा था। अब पहले अभी समय नहीं बता पाएंगे जी। तो ये पहले वहीं से लिया गया क्या, ये पूछना है। देखो पहले मैंने ही भरा था, वो वहीं से लिया गया। पहले मैं ही भरता, लेकिन अब नहीं होता। देखो मेरी जॉब 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट लगी थी, तो उसमें कोई मार्किंग वगैरह घोषणा नहीं करनी पड़ी थी हमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट क्या मांगेगी? हालांकि कुछ फॉर्म में पहले होता था। ठीक है, तो पहले होता था उस, अब तो नहीं होता है। ऑफलाइन वाले फॉर्म में होता है। क्या होती है? अच्छा पीएचडी में, अच्छा मैंने सोचा पेशी में। अच्छा फिल फिल कराते हो, पर उसकी ज्यादा रेलेवेंस नहीं है अब, क्योंकि आपके साइन और बायोमेट्रिक्स के जो हो गए ना, आपके अंगूठे अंगूठे, इससे काम चल जाता है अब। तो चल रही है, डर्रा पुराना तो चल रहा है, पर अब जरूरत नहीं होती। ठीक है, पहले हालांकि मुझे भी याद है ऑफलाइन फॉर्म में मैंने ही भरा था कि आपका मार्किंग वगैरह क्या है। अब इतनी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी साहब थे। क्लियर इतना यहाँ पे? ठीक है, तो शूर प्रशासन खत्म। अब हम वापस आते हैं, किसका नाम लिखेंगे अब हम? ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो अगले हैं राजा आपके। बिल्कुल सही, ये है हमारे ऋतिक रोशन साहब। ठीक है, तो अकबर कब राजा बने, और कब इनका रुखसत हो गई थे दुनिया से? 1605। ठीक है, तो 1605 में अपने अल्लाह को प्यारे हो गए थे, लेकिन अकबर महान कहे जाते हैं। ठीक है, बड़े भयानक व्यक्ति थे अपने स्तर पे। ठीक है, देखो अकबर के बारे में सभी आप लोग जानते हैं, क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है, नहीं जानते आप? मूवी वगैरह आपने नहीं देखी? मूवी नहीं देखी आपने? देखा? अच्छा सीरियल भी बन गया अकबर पे? गजब। अच्छा जोधा अकबर सीरियल है। ठीक है, अब देखो हम लोग ना इंडियन सोसाइटी, पता नहीं ना, चीजों को बड़े रोमांटिसाइज करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर कुछ वॉर की मूवी बना देंगे ना, तो बड़ा उसका एक लव इंटरेस्ट दिखाएंगे दिखाएंगे कि इसका एक प्यार था जो उसका वेट कर रहा था, बेचारा शहीद हो गया। बिना किसी चीज की, हम ये आदत है हमारी। हाँ, फिर भी अब शादी नहीं है तो फिर दिखाएंगे क्या कि भाई इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसका वेट कर रही थी बेचारी, और वो। सर फिल्में उन्हीं पे बनी अधिकतर जिनकी वाकई प्रेमिका रही होंगी, और जिनका मिलन नहीं हुआ, एक मरा एक दुनिया में रह गया, हाँ, उसी पे फिल्में बनती है, और हम देखना भी यही चाहते हैं सर, ये भी वही इसीलिए हम बनती भी है। देखना चाहते हैं वो। हाँ, पता नहीं उसकी कौन सी गर्लफ्रेंड बना देगी, उसकी डेथ हो गई थी, तो ये हम बहुत उस्ताद है इसमें। ठीक है, अब देखो वैसी अकबर है। ठीक है, अकबर की कोई जानकारी मिलती नहीं थी कि बहुत बड़े प्यार करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अकबर जो थे ना, अकबर बड़े दुर्दांत किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है, बड़े दुर्दांत किस्म के व्यक्ति। दुर्दांत मतलब क्रूएल, मतलब बिल्कुल क्षमा दया याचना से बहुत दूर का वो रास्ता नहीं। ठीक है, और अब देखो कि अकबर को दिखा रखा कि उसका लव इंटरेस्ट था। अब एक मूवी पहले क्या आई थी, शाहरुख खान की अशोका आई थी एक मूवी, देख सन सनासन गाना जिसमें।
ठीक है। उसमें दिखा रखा है कि वो करीना कपूर के प्यार में पागल हो रखा है, उसके बाद अटैक कर रहा है। अशोक को चंड अशोक बोलते थे, अशोक इतना भयानक था, ठीक है। अशोक चंडाल टाइप का था, उसके सामने कोई आता था उसे सूखे कुएं फिकवा देता कि मरने के लिए छोड़ दो, तड़प तड़प के मरेगा आराम से। तो ऐसे व्यक्ति को तुम प्यारा दिखा रहे हो, तो फिर क्या ही चल रहा है, ठीक है। तो अकबर की जो कहानी है, जोधा भाई उसकी बीवी थी ये माना जाता है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था कि उसने मंदिर का निर्माण करके यार बिल्कुल कबूतर छोड़ रहा है उसके प्यार में पागल होके, कोई मतलब नहीं अकबर को, ठीक है। अकबर को मतलब है कि भाई सैन्य अभियान करूंगा, जीतूंगा, अपना साम्राज्य का विस्तार करूंगा, ठीक है। हालांकि इसे महान थोड़ा कहा जाता है कि थोड़ा अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा सेकुलर था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जितने भी राजा थे इस्लामिक उसके शासन के हिसाब से काम करते थे और हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करते थे। अकबर इसी में थोड़ा अच्छा था, हिंदुओं के साथ रहा थोड़ा, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि इसमें काफी भूमिका बैरम खान की थी। बैरम खान जो उसका था ना, हुमायूं का विश्वस्त आदमी, ठीक है। तो बैरम खान शिया था बेसिकली, और ये सुन्नी थे अकबर, ठीक है। तो सुन्नी थोड़ा ज्यादा कट्टर होते हैं कंपेयर टू शिया। तो बैरम खान ने काफी अच्छी शिक्षाएं दी इन्हें और थोड़ा सेकुलर बनाया। तो हिंदू पे कर लगाया जाता था, जजिया, ठीक है। और इसके अलावा उनकी तीर्थ यात्रा पे भी एक कर लगाया जाता था कि तीर्थ यात्रा करने आ रहा है, टैक्स लगोगे। अकबर की बात पता चली, अकबर ने दोनों टैक्स खत्म कर दिए थे, ठीक है। तो इस मायने में सेकुलर रहा है वो। आगे चल के उसने जब अलग अलग धर्म गुरुओं से बात की, हिंदुओं से बात। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। तो अकबर ने अलग अलग धर्मगुरु से बात की। तो अकबर को लगा कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बुराइयां है, तो उसने कहा मैं अपना एक अलग से धर्म बनाऊंगा, बेसिकली लोगों को थोड़ा धार्मिक तरह से लीड करूंगा। फिर उसने एक धर्म भी बनाया। तो बहुत सारे कारनामे किए उसने, ठीक है। तो अकबर, ठीक है, काफी चीजों में फिर एक पुरोधा टाइप का रहा है। अब देखो अकबर की जब हम बात करेंगे, अकबर राजा बन रहा है 1556 में, ठीक है। हुआ क्या, मैंने आपको कहानी बता रखा है पहले कि 1555 में हुमायूं राजा बने, 1556 में पुस्तकालय से गिरे और निकल लिए, ठीक है। तो हो गया काम उनका। तो होम हेमू विक्रमादित्य आके आगरा की गद्दी में बैठ गया, आगरा दिल्ली उसने हथिया लिया, ठीक है। उस समय बता चुका हूं आपको कि अकबर बैरम खान के साथ किसी सैन्य अभियान में पंजाब जा रखा था। तो ये खबर जब लगी उन्हें, तो बैरम खान ने अकबर का राज्यभिषेक कर दिया काला नूर में और कहा कि ये मुगल सम्राट है, हम दिल्ली और आगरा की सत्ता वापस लेंगे इनसे, ठीक है। अब बैरम खान जाते हैं, बैरम खान आक्रमण करते हैं। और ये था आपका कौन सा युद्ध था ये? पानीपत का, ठीक है, द्वितीय युद्ध। ये वो आपका 1556 में, ठीक है। इस युद्ध की भी अलग अलग दास्तान है। हिस्ट्री में कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं कि अगर वो चीज ना होती तो पता नहीं इतिहास क्या होता, ठीक है। इस युद्ध में हेमू विक्रमादित्य ने मुगल सेना को बुरी तरह रौंद रखा था, ठीक है। हार पक्की थी, ऐसा था कि अकबर निकल लेंगे, सब हो जाएगा, काम खत्म। हेमू विक्रमादित्य लगभग जीत गए थे, ठीक है। अब कहीं से क्या होता है, हेमू हाथी के ऊपर बैठे होते हैं, कहीं से मुगल सैनिक कोई तीर छोड़ता है और सीधे उनकी आंख में आके लगता है, ठीक है। आंख में आके लगा तो सीधे सीधे क्या, उनके जो अंगरक्षक वगैरह होंगे उन्हें सीधे हाथी से पीछे लेके वापस चले गए, पीछे बैटलफील्ड से दूर ले गए बेसिकली, कि इनका उपचार वगैरह करेंगे। अब देखिए हम जो भारतीय सैनिक थे, इनका पता नहीं क्या मेंटेलिटी थी, इन्हें लगा कि हमारा राजा निकल लिया, ठीक है। ये पूरे हतोत्साहित हो गए कि राजा हमारे शहीद हो गए, अब क्या होगा, कैसे होगा। भगदड़ मर गई आर्मी में, और फिर मुगल आर्मी ने एक बहुत इजीली इनका सफाया किया, ठीक है। तो वही कि अगर वो तीर ना आता तो अकबर जैसा बादशाह बनता ही ना कभी, ठीक है। बिल्कुल हार चुके थे युद्ध को। तो ये सब इसमें हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर अकबर ने बेसिकली वही है, हेमू के वो लाया गया, उसकी अधमरी हालत में अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खान ने कहा, तलवार दी कि इसे सर काट दो और गाजी कहलाओगे आप। तो अकबर ने मना कर दिया कि भाई मैं किसी एक अधमरी आदमी या बिना शस्त्र के व्यक्ति पे मैं अपनी तलवार नहीं चलाऊंगा। बैरम खान ने फिर उसका सफाया कर दिया था, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में 1556 में राजा बने। अब देखना, राजा बनने के बाद 1556 से लेके 1560 तक, ठीक है, इनकी नीतियों पर पूरा का पूरा बैरम खान का प्रभाव था, ठीक है। तो बैरम खान का शासन चलता था, ठीक है। तो 1556 से 60 तक बैरम खान का प्रभाव था। तो अब अकबर जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें बड़ी वो हुई, घुटन सी महसूस की मैं तो कुछ फैसले नहीं ले सकता, सब कुछ बैरम खान कर रहे हैं, ठीक है। तो 1560 में बैरम खान को बोलते हैं कि एक काम करिए, उससे पहले मतलब 1560 के आसपास ही ये आगरा में रहते थे। अकबर इनके उससे निपटने के लिए भाग गए दिल्ली,
दिल्ली आए, दिल्ली में रहने लगे, वहां पे स्वतंत्र फैसले लिए और कहा बैरम खान को कि एक काम करो, आपको रिटायर करता हूँ, जाओ आप मक्का की यात्रा कराओ। ठीक है, मक्का की यात्रा करना मतलब बेसिकली तब होती है जब आप पूरे जिंदगी भर से अपने सारे बंधनों से मुक्त टाइप के हो गए। ठीक है, तो आपको रिटायरमेंट हो गया बेसिकली। तो बैरम खान को इस बात पे थोड़ा सदमा हुआ। ठीक है, वो थोड़ा आगे गए, उन्होंने विद्रोह कर दिया एक अकबर के खिलाफ। इसी टाइम की बात है, 1560 के आसपास। अकबर ने इस विद्रोह को दबाया, बैरम खान को अरेस्ट करके अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा जो भी है बैरम खान मेरे अपनी है, चाचा ताऊ जो भी मानते थे उन्हें, ठीक है, बहुत खास थे इनके। तो उन्होंने कहा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन्हें फिर से उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जाओ फिर से मक्का की यात्रा पे जाओ। ठीक है, अब जब मक्का की यात्रा पे जा रहे थे तो राजस्थान के आसपास, नॉर्थ वेस्ट पंजाब अफगानिस्तान के इलाके में, वहां के कबीले ने इसे मर्डर कर दिया। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने मरवाया था, ये सब उसका वो हौसला था, पर ये फालतू बात है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये 1556 से 1560 में प्रभाव से बाहर आया। अब हुआ क्या देखो, 1560 से 1562 इस बीच क्या था, अकबर की एक माता थी, महम अनागा। हाँ, महम अनागा, हाँ महामागा, क्या बोला आपने, महामागा। नहीं सर, महामंगा टीवी में तो महामंगा कहते थे, अब अच्छा, ओरिजिनल नहीं जानते। महामागा कहते थे। उनका नाम महम अनागा था वैसे। ठीक है, इनकी असली माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनका पालन पोषण महम अनागा ने किया था। महामंगा बोलो जो भी बोलो आप लोग, पर महम अनागा था। तो 1560 से 62 के बीच ही कहते हैं कि उनके शासन पे महम अनागा का प्रभाव था, सारे फैसले वही लेती थी। और इसीलिए इस काल को पेटीकोट शासन भी कहते हैं। ठीक है, इतिहास में कि पेटीकोट वगैरह तो उससे सर क्या ये भी सही क्या कि अब सर अब महामंगा ही निकल रहा है मुझसे, सॉरी सर। हाँ तो कि बोलो। ये हाँ, अपने बेटे से ज्यादा इनको मानती थी, मतलब सगी माँ का भी ज्यादा प्यार किया। तो इनकी माँ का प्रभाव कम रहा, महामंगा जी का प्रभाव ज्यादा रहा। और यही शासन में फैसले लेती थी सारे, मतलब जब इनकी शादी भी हो गई उसके बावजूद भी हाँ महामंगा की ही चलती थी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, सारी जो चलती थी महम अनागा की ही चलती थी, यही सब सारे फैसले लेती थी। यही क्लोज थी ज्यादा अकबर के। ठीक है, हमीदा बानो बेगम का ज्यादा रोल नहीं रहा इनकी लाइफ में, ज्यादा रोल महम अनागा का ही रहा। ठीक है, और इसी का प्रभाव में शासनकाल 62 तक चला है। फिर 62 के बाद इसने स्वतंत्र फैसले लेने शुरू कर दिए थे और सब प्रभाव से मुक्त हो गए थे। ठीक है, महम अनागा का बेटा था, उसका नाम मैं आगे बताऊंगा, शहरयार खान था, शहनवाज था, ऐसे कुछ था। तो उससे अकबर ने हुआ क्या कि वो एक अभियान पे गया, सैन्य अभियान पे गया, और वहां से काफी लूट खसोट किया और महिलाओं से बुरा बर्ताव किया। तो अकबर की बात पता चली, तो अकबर ने उसे पेश होने के लिए कहा कि आपने क्या किया, कैसे किया। ठीक है, तो अकबर से इससे थोड़ा संबंध खराब होने लगे। ठीक है, अब जो इनका महमनागा का बेटा था, उसे लगा कि अकबर को भड़काने वाले बहुत लोग हैं। एक थे अटका साहब, थे वित्त मंत्री का कार्यभार वगैरह देख रहे थे, तो उसने उनका सफाया कर दिया था, मार दिया था उन्हें। ठीक है, तो अकबर को ये बात चली, तो अकबर कहते हैं कि बड़ा गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था। वो सीधा आता है, उसे बोलता है गिरफ्तार करो, मैं, और किले के सबसे ऊपरी फ्लोर पे ले आता है, उसे बोलते उसे नीचे फेंको। ठीक है, उसे वहां से नीचे फेंकते सैनिक। ठीक है, अब पूरा तो मरेगा नहीं, अधमरा रहेगा, उसे बोलते जाओ नीचे जाओ, फिर उठा के लाओ, फिर ऊपर उठाया, फिर नीचे फेंकते हैं। तो ऐसे 3-4 बार फेंकवाता है वो। ठीक है, तो यहाँ से महम अनागा चिढ़ जाती है कि भाई मेरे बेटे के साथ ऐसा वगैरह। लेकिन फिर भी ये बताता है कि ये महम अनागा के प्रभाव से बाहर हो गया था। ठीक है, उसके सगे बेटे को उसने ऐसे किया गई थी। ठीक है, तो ये सब कहानियां है, बाकी इसके सैन्य बयान है, ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, थोड़ा भी टाइम है हम पे, तो लिखना आप लोग। वो मैं सारा लिखा चुका हूँ आपको कि इसका जन्म 1542 में अमरकोट के राणा वीर साल में हुआ, कालानूर में राजभिषेक हुआ। तो आगे लिखना लिखना आप लोग। अकबर और बैरम खान ने, अकबर और बैरम खान ने, बैरम खान ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हराकर, हेमू विक्रमादित्य को हराकर, विक्रमादित्य को हराकर आगरा एवं दिल्ली में, आगरा एवं दिल्ली में पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण स्थापित किया, आगे लिखना। 1556 से 1560 तक का काल, 1556 से 1560 तक का काल बैरम खान के प्रभाव
वाला रहा, बैरम खान के प्रभाव वाला रहा, जिसमें अकबर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाए। सर, दिल्ली में पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया से रिपीट कर दीजिए। एक मिनट देखता हूँ क्या लिखा है मैंने। अब तो स्थापित किया, क्या लिखा था हमने, अपना स्थिति पर स्थापित किया, ठीक है। 1556 से 1560 तक का काल बैरम खान के प्रभाव वाला रहा, जिसमें अकबर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाया। ठीक है, इसके आगे लिखना, बाकी स्टोरी में लिखेंगे बहुत डीप में, बस लिख देना बैरम खान की मृत्यु, बैरम खान की मृत्यु, बैरम खान की मृत्यु 1561 में, 1561 में मक्का की यात्रा पर जाते हुए मक्का की यात्रा में जाते हुए गुजरात में, गुजरात में हुई, गुजरात में हुई। उनके स्थान पर उनके पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खाना, उनके स्थान पर उनके पुत्र अब्दुल रहीम खान ए खाना को अकबर ने, अब्दुल रहीम खान ए खाना को अकबर ने अपने दरबार में शामिल किया। शामिल किया, पैराग्राफ बदल के लिखना। सर, आपकी वॉइस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो लिखना 1560 से 1562 तक का काल महम अंगा के प्रभाव वाला रहा। महम अंगा आपको पता ही है, उसकी मुमूलु माताश्री, महम अंगा के प्रभाव वाला रहा। सर एक बार फिर से लाइन रिपीट। 1560 से 1562 तक का काल महम अंगा के प्रभाव वाला रहा, जिस कारण इस काल को, जिस कारण इस काल को पेटीकोट शासन भी कहते हैं। पेटीकोट शासन भी कहते हैं। आगे लिखना। इसके बाद, इसके बाद अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन किया, अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन किया और निम्न सैन्य अभियान किए, और निम्न सैन्य अभियान किए। स्वागत किया और निम्न सैन्य अभियान किए। ठीक है, तो इसके जो सैन्य अभियान है हम लोग लिखेंगे कल, बच्चे आ गए काफी बार क्योंकि, तो हम कल लिखेंगे। कल हमारी क्लास है ना, कल सैटरडे होगा। ठीक है, तो कल हम अकबर वगैरह कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अकबर के काफी काम है, इसकी धार्मिक पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी, दक्षिण भारत पॉलिसी, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज धन्यवाद।